नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर केजी सुरेश जी। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। आप IIMC के महानिदेशक रहे हैं। इसी के साथ आप इतने संस्थानों में काम कर चुके हैं कि अगर मैं उनके नाम गिनाऊं तो उसी में 10 से 12 मिनट खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शायद ही कोई ऐसे बड़े संस्थान छूटे हों जहां सुरेश जी ने काम न किया हो। तो सुरेश जी, एजुकेशन बीट्स के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई MCU के BC की जिम्मेदारी मिलने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आप सबके शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं का फल है कि मुझे ये नया दायित्व मिला है और मुझे उम्मीद है कि शिक्षा जगत से जुड़े आप जैसे योद्धा, आप जैसे पत्रकार, आपके समर्थन से हम MCU को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में हम लोग सफल होंगे। सुरेश जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके ऊपर बहुत भरोसा जताया। क्या तैयारी है आपकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पत्रकारिता से जुड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। अगर आप देखेंगे, दो और पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे है रायपुर में और हरदेव जोशी है आपके जयपुर में, और ये दोनों इसके पश्चात ही स्थापित हुए। भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसका मैं महानिदेशक रह चुका हूं, वहां भले मैंने उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिलवाया UGC से, लेकिन अभी भी वहां डिप्लोमा पाठ्यक्रम होते हैं। अपने विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर भी होता है, PhD के प्रोग्राम भी होते हैं, और हम मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी बहुविषयी। हमारे यहाँ कंप्यूटर MCA भी होता है, हमारे यहाँ MBA भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उसके अनुकूल हम यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे। नए परिसर भोपाल के पास ही बिशनखेड़ी में हमारा बन रहा है, बहुत ही विशाल परिसर है। वहां हम लोगों की बहुत सारी योजनाएं हैं। देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती हो, देश के सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्था ये बने, इस और हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ नए पीढ़ी के लिए नए मीडिया की जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल यहाँ पाठ्यक्रम हम शुरू करें। और यही नहीं, शोध और प्रकाशन के क्षेत्र में भी इसका अपना एक परिचय बने वैश्विक स्तर पर, कि मीडिया से जुड़े हुए मैंने आते हुए कई फैसले लिए हैं। आने के तुरंत बाद, अभी 1 सप्ताह भी मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जिसमें हम विज्ञापन और जनसंपर्क के क्षेत्र में भी हम लोग अपना जर्नल प्रकाशित करेंगे। कोर्सेस में सीटें बढ़ा दी गई हैं। बहुत सारे प्रयास अभी से ही हमने शुरू कर दिया है। सामुदायिक रेडियो का स्थापना करेंगे, इंटरनेट रेडियो स्थापना करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे, और नियमित तौर पर प्रकाशन होगा। इन सब विषयों पर ऑलरेडी मैंने फैसला ले लिया है पिछले 1 सप्ताह के अंदर। बहुत सुंदर। सुरेश जी, आपने आते ही कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए काफी मांग हो रही थी। जरा उस फैसले के बारे में बताइए। देखिए, आजकल विशेषकर कोरोना काल में आप जानते हैं कि वित्तीय स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, और ऐसे में अपने कर्मचारियों का बहुत दिनों से ये मांग रही है कि विशेषकर बच्चों के पढ़ाई को लेकर, बच्चों के विवाह इत्यादि को लेकर जो है उनको आवश्यकता पड़ती है पैसे की। तो ऐसे में जो हमारे कर्मचारी कल्याण कोष है उसमें हम लगभग 50,000 रुपए तक देते थे पहले। अब हमने निश्चय किया है, पहला फैसला है जो आते ही मैंने सोचा कोई अच्छे काम से आगाज करना चाहिए, तो वो श्री गणेश किया हमने कि 50,000 से सीधे सीधे हमने 2 लाख कर दिया है। बहुत सुंदर। अब इसका जो है फायदा ये होगा कि
जो ज़रूरतमंद हैं, हमारे कर्मचारी जिनको आवश्यकता है, उनको अब कम से कम ये सुविधा हमने जो है उपलब्ध कराया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम और भी सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दें। अभी हमने फैसला लिया नए परिसर में कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा जो है या डे केयर सेंटर की सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में हम स्थापित करेंगे। इसी तरीके से बहुत और कर्मचारियों के जो है कल्याण की योजनाएं जो है हम सोच रहे हैं। जी सुरेश जी, आज के समय में पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, लोग चीखों में बिजी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक पासिंग फेज है जिसको हम कहते हैं कि इस वक्त जो है, देखिए हमारी पत्रकारिता जो है इवॉल्व हो रही है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया तो अब हमारे देश में जो है काफी परिपक्व हो गई है। कई चीजें हम सीखते हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम बहुत ध्रुवीकरण हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हमारा दर्शक वर्ग जो है वो परिपक्व होंगे तो वो खुद मांगने लगेंगे कि हमें इस तरह का कंटेंट चाहिए। और ये आज नहीं तो कल, देखिए काफी कुछ इसमें मार्केट का भी फर्क पड़ता है। दर्शक किस तरीके का कार्यक्रम देखना चाहते हैं। अगर दर्शक बार्क रेटिंग दे रहे हैं किसी विशेष चैनल को और उसमें सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं तो फिर जाहिर है कि लोग उसी का नकल करेंगे और कहेंगे कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो दर्शकों को भी ये तय करने के, देखिए रिमोट उनके हाथ में है और उनको भी तय करना चाहिए कि किस तरह के कार्यक्रमों को वो प्राथमिकता दें। अगर उनको शोरगुल पसंद है तो शोरगुल ही दिखाया जाएगा। तो काफी हद तक उन पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि देखिए कोई समाज सेवा करने तो मीडिया घराने नहीं आए हैं, वो शुद्ध रूप से व्यवसाय करने आए हैं। और उनको ये देखने को वो ये देखते हैं कि पब्लिक देखना क्या चाहती है। अगर पब्लिक को इसमें अब जो है वहां समाचार जो है सूचना के लिए नहीं, लोग शायद मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो इसलिए जो है ये बदलाव आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे पाठक वर्ग, हमारे आपके जैसे हम लोग जो दर्शक वर्ग हैं, हम लोग जब हमें ये समझ आ जाएगी कि हम क्या देखना चाहते हैं तो ये परिवर्तन शुरू होगा। ये काफी हद तक हमारे सिर्फ मीडिया को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। सुरेश जी, आज जन सरोकार की पत्रकारिता खोती हुई नजर आ रही है, लोग टीआरपी में बिजी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो व्यवसाय के लिए आए हैं, समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, जबकि चौथे स्तंभ का समाज के एक सरोकार होना चाहिए। लेकिन सौभाग्यवश आज हमारे पास कई विकल्प है, विशेषकर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स। अब जन साधारण भी अपनी बात को जो है हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। तो मुझे युवा पीढ़ी से उम्मीद है, क्योंकि धीरे धीरे अगर ये चैनल अगर जन सरोकार नहीं रखेंगे तो इनकी सार्थकता खत्म हो जाएगी, इनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी और लोग इनको देखना बंद कर देंगे। फिर लोग वही देखेंगे, उन्हीं यूट्यूब चैनलों में, उन्हीं वेबसाइट्स में जाएंगे जहां उनको लगता है कि सही समाचार दिख रहा है, उनके आवश्यकता अनुसार समाचार जो है उसको दिखाया जा रहा है, वहीं जाएंगे। इसलिए जितना बेहतर ये इस बात को समझे उतना बेहतर होगा। और शायद मुझे लगता है कि काफी हद तक इसको ज्यादा इसलिए भी हुआ है क्योंकि कोरोना काल में एक नकारात्मकता सबके मन में है, एक भय सबके मन में है। लोग चारों तरफ कोरोना सुन सुन के परेशान हो गए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा मसाला जो है, एक जिसे कहते हैं कि ध्यान बांटने के लिए कोरोना से जो है मन जरा सा हल्का करें, इसके लिए शायद मिर्च मसाले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई परमानेंट ये कोई बात है। ये आने वाले दिनों में इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सुरेश जी, आज के अस्थायी है जी सुरेश जी, आज के समय में पत्रकारिता के लिए एथिक्स के साथ कानून की भी बात की जा रही है। क्या लगता है आपको कि अगर पत्रकारिता के लिए कोई कानून बनता है तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कितना नुकसान होगा? देखिए दिव्या जी, मेरा ये मानना है कि सरकारी हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए। 1975 में जब आपातकाल इस देश में लगाया गया, तब हमने देखा कि जब सरकारी हस्तक्षेप होता है तो उसका जो है बहुत दूरगामी असर होता है मीडिया पर।
मेरा ये मानना है कि जनता में जागरूकता होना चाहिए। अगर जनता जागरूक हो, और हाँ जरूर एक रेगुलेटर ऐसा होना चाहिए, जैसे हमारे पास आज एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको हम अक्सर दंतहीन बाघ कहते हैं, इसको थोड़ा और शक्ति प्रदान किया जाए, ये एक संवैधानिक संस्था हो और इसको व्यापक स्तर पर एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का रूप दिया जाए जी। इसके अंतर्गत मात्र अखबार नहीं बल्कि टेलीविजन और डिजिटल, इसको भी इसके मातहत लाया जाए, तो जहां कानून का उल्लंघन होता है वहां उन पर कार्रवाई हो। और तो मुझे लगता है कि कानून का उल्लंघन तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ये तय करे कि क्या जाना चाहिए मीडिया में, क्या नहीं जाना चाहिए, ऐसा अधिकार भी जो है किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो जी सुरेश जी, सोशल मीडिया ने खबरों के प्रसारण के हर माध्यम को पछाड़ दिया है, लेकिन सोशल मीडिया के कई नुकसान भी हैं, तो जरा आप हमारे दर्शकों को उन नुकसानों के बारे में बताइए। जी, बहुत बेहतर सवाल आपने बनाया। इस वक्त पूरे दुनिया में जी। संयुक्त राष्ट्र ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जो कहा है वो है इन्फोडेमिक, यानी कि सूचना का ओवरलोड। आज चारों तरफ से सूचना का एक बाढ़ है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, जिसके चलते हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि सही समाचार क्या है, कौन सा है। बहुत सारी सूचनाएं आ रही है, इसमें फेक कंटेंट काफी आ गया है। मैं फेक न्यूज शब्द से परहेज रखता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर वो न्यूज है तो फेक नहीं हो सकता, और फेक है तो वो न्यूज नहीं हो सकता। तो फेक कंटेंट बहुत है, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। कुछ लोग जानबूझ के फैलाते हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी समाचार को जो है समझने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम उसका प्रचार प्रसार करें। हम खुद व्हाट्सएप में हमें बहुत खबरें मिलती है, हम ये वेरीफाई करें कि वो सही खबर है या नहीं है, इससे पहले कि हम उसको 50 लोगों या 100 लोगों तक और पहुंचाएं, 50 ग्रुप में डाल दें। इसलिए ये आवश्यक है, क्योंकि कई तरह के अफवाहें, कही सुनी बातें ये भी फैलाई जा रही हैं। इसलिए हमको वेरीफाइड विश्वसनीय वेबसाइट्स में हमें जाके देखना होगा कि क्या इस समाचार की कोई सच्चाई है या नहीं, इससे पहले कि हम उसको फैलाएं। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे उपाय आए हैं आपके पास, जैसे कि गूगल में रिवर्स इमेज सर्च, यानी कि आप कोई भी अगर भड़काऊ कोई चित्र आपके पास आता है तो आप उसको जो है आप गूगल इमेज सर्च में डालिए, रिवर्स इमेज सर्च में डालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रसंग से कितना पुराना कोई चित्र को उठा के नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। और उसको जो है बिल्कुल हो सकता है कि वो ईरान में हुआ हो, इराक में हुआ हो, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि वो कश्मीर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो इसको जो है हमें वेरीफाई करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए और हमें इसके बारे में मीडिया साक्षरता कार्यक्रम स्कूलों से लेकर, क्योंकि स्कूली बच्चे भी आजकल काफी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्कूली बच्चों से लेकर साधारण नागरिकों तक हमको इस तरह के मीडिया साक्षरता अभियान चलाने होंगे, जिसमें मीडिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में कि वीडियो से डॉक्टर किए जा सकते हैं, फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किए जा सकते हैं, इसका किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, इस बारे में उनको। वरना क्या है कि जो दिखता है उनको लगता है कि वो सत्य है, अक्सर जो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो इससे हमें जो है अपने नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है, अवगत कराने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया बात बताई सुरेश जी आपने हमारे दर्शकों को। अगला प्रश्न है हमारा आपसे कि आज के समय में ट्रेंडिंग हैशटैग को देश का मूड मान लिया जाता है, क्या आप भी इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए देश तो 138 करोड़ का है, तो कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया, हैशटैग कर दिया, और उसमें कई याद रखें कि स्पॉन्सर्ड होता है। आप पूरी एक फौज को तैयार करते हैं जो लोग जो है इस तरीके से हैशटैग बना देते हैं, और उस पर कई प्राइवेट कंपनियां भी अब ये सेवाएं दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके आधार पर हम तय करें कि देश की एजेंडा क्या हो या देश क्या सोच रहा है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि साथ में ये एक अवसर भी है, अगर हम अपनी बात को भी रखना चाहते हैं
उन मुद्दों को लेकर, जैसे कि दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो अपना मुद्दे को रखना चाहते हैं, तो जरूर वो अपने जितने उनके जो दिव्यांग बंधु हैं पूरे देश भर में, वो अपने विषय को लेकर जो है हैशटैग ट्रेंडिंग करा सकते हैं। तो हम अपने समस्याओं को लेकर, छात्र अपने समस्याओं को लेकर जो है हैशटैग जो है ट्रेंडिंग करा सकते हैं। तो उसका जो है अपना सदुपयोग भी है, लेकिन ये दावा करना कि हैशटैग जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, मुझे लगता है कि, मुझे तो जैसे कि बताया जाता है इस सर्वे में ये पाया गया, कोई लोकप्रियता पाई गई है, कुछ ये पाया गया है। मुझे तो आज तक इतने सालों में जो है, मैं 35 साल से इस उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया से, मुझे तो आज तक किसी ने सर्वे में कोई सवाल नहीं पूछा। पता नहीं कौन सा सर्वे है कि 35 साल में किसी सर्वेयर से मुलाकात नहीं हुई अभी तक। तो मुझे विश्वास है कि आपसे भी मुलाकात नहीं होगी। जी सुरेश जी, आज कई मीडिया संस्थान और पत्रकार पीआर टूल की तरह काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, वो इसलिए कि आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, कमर्शियल हो गया है। आज ज्यादातर अखबारों में, चैनलों में मार्केटिंग वाले फैसला करते हैं। पहले एक जमाना था जब संपादकीय या एडिटर, संपादक जी, एक संस्था हुआ करती थी। संपादक के नाम आज आप पूछ लीजिए किस अखबार का कौन संपादक है, ज्यादातर मीडिया के छात्रों को भी पता नहीं होता। ये तो छोड़िए, उस कार्यालय में काम करने वालों को पता नहीं होता है कि उनका संपादक कौन है। पहले वो जो है संस्था में संपादक का एक अलग महत्व हुआ करता था। इस देश में दिग्गज संपादक रहे हैं इस देश में, लेकिन आज संपादकों की जो है गिनती नहीं होती है। संपादकीय बिल्कुल हाशिए पे चला गया है। आज मार्केटिंग, कमर्शियल, सर्कुलेशन, ये डिपार्टमेंट तय करते हैं कि समाचार को कौन सा महत्व मिलना चाहिए। तो काफी हद तक जो है कमर्शियलाइज हो गया है कि किसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जब ये हो जाता है तो देखिए, मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है कि मीडिया क्या जन सरोकार के मुद्दों को उठाकर ला रही है या वो अपना विशेष एजेंडे पर चल रही है। इसका एक ही विकल्प है, वो है कि जनता को जो है, हमें उन मीडिया को समर्थन देना होगा जो जन सरोकार से जो है संबंधित हो। अगर हम मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देखते हुए 380 रुपए का पॉपकॉर्न खा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र सूचना पाने के लिए 10-20 रुपए अगर हम खर्च कर लें तो कोई बुराई है। बहुत सही बात है। मुझे लगता है पॉपकॉर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में पॉपकॉर्न भी खाइए, लेकिन 10-20 रुपए स्वतंत्र सूचना के लिए भी रोज रखिए। तो उससे जो है कई स्वतंत्र मीडिया पोर्टल्स आज देश में उभर के आए हैं, इनको समर्थन देने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, स्वच्छ जो सूचनाएं हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो जिस तरीके से सीधे सीधे दूध की डायरी से आप दूध मंगवाते हैं, ये होगा। थैली में मिलावटी दूध के जगह आप जो है इस तरीके से आपको जो है समाचार में स्वच्छता हो, शुद्धता हो, उसमें सत्यता हो, तथ्यता हो, ऐसे समाचार पोर्टलों को समर्थन करने की आवश्यकता है। तब जाकर ही ये कमर्शियल जो पूरा एक बना हुआ है इसको हम तोड़ पाएंगे। सुरेश जी, एमसीयू का नया कैंपस ग्रीन कैंपस होगा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और एमसीयू के इस नए कैंपस में क्या क्या खास होगा? जी, बहुत ही बेहतर सवाल। अभी परसों ही मैंने एमसीयू के नए परिसर जो बिशनखेड़ी में है, शहर से 10-11 किलोमीटर दूर है, बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल है, बहुत हरियाली है, और वहाँ एक तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन का व्यवस्था किया है, जिसमें जल जो है, जबकि जल की उपलब्धता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए, जल संचयन इस देश के हर व्यक्ति को एक एक बूंद पानी को जो है बचाना चाहिए। इसलिए हम लोग जो जल जो हमारे कैंपस में बारिश के जरिए और पौधों में डलते हैं, इन सब को कहीं ना कहीं हम संचयित करके फिर से इसका उपयोग हम करेंगे। एक तो ये व्यवस्था है कि हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सौर ऊर्जा, इसका जो है 70% हमें नियम के अनुसार
70%, हमें सिर्फ 30% ही ग्रिड से लेने की आवश्यकता है। और इससे एक हमारा खर्चा कम होगा बिजली पर, और दूसरा हमारे यहाँ जो है स्वस्थ, हेल्दी और स्वच्छ ऊर्जा जो है वो हम खुद तैयार करेंगे, हमारे कैंपस में उसका प्रयोग होगा। इसके सिवाय जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, बहुत ही एक मेडिटेशन सेंटर है जो शायद ही किसी विश्वविद्यालय में होगा, जहाँ छात्र जो है, आजकल बहुत तनाव का एक स्थिति है छात्रों के बीच में भी, संकाय सदस्यों में भी, तो एक मेडिटेशन सेंटर की हमने कल्पना की है। और हम इसको विश्व भारती या शांति निकेतन में जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो परिसर जो उन्होंने कल्पना की थी, उसमें एक गुरुकुल के माध्यम से, यानी कि पेड़ के नीचे चारों तरफ बेंच लगे होंगे और ट्यूटोरियल्स होंगे, तो छात्र जो है, क्योंकि नया परिसर है, हमारे पास जगह है, 50 एकड़ में फैला हुआ हमारा कैंपस है, तो हम लोग जो है वहाँ हमने ये सोचा है इस बार मेरे निरीक्षण के दौरान कि कुछ बड़े पेड़ हम लगाएंगे जिसके इर्द गिर्द बेंच लगेगी, और बच्चे जो है एक प्राकृतिक पूरे माहौल में अध्ययन करेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से थोड़ा इनफॉर्मली पुस्तकालय में भी हमें कैफेटेरिया का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें वो पुस्तक भी पढ़ें, कॉफी का भी लुत्फ लें, इसका भी हमने जो है प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए जो है अच्छे हमने वहाँ हॉस्टल रूम्स बनाए हैं, वहाँ जो है उनको खेलने कूदने की, उनके व्यायाम की, जिम, योगा सेंटर, इस तरीके से हमने जो है व्यवस्थाएं की है। कर्मचारियों के लिए क्लब का व्यवस्था किया है, जहां वो उनका आवासीय सुविधाएं हैं, और वहां स्विमिंग पूल से लेकर उनके खेलने कूदने का, फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो तंदुरुस्त रहें, ये बहुत आवश्यक है। मेडिकल सेंटर बनाया हुआ है जहां जो है सुविधाएं होंगी, अलग अलग, सिर्फ एलोपैथी नहीं, होम्यो, आयुर्वेद, योग, ये जो है आयुष का जो हमारा पूरा एक परिकल्पना है, उसको भी वहाँ जो है हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और हमने अभी जब मैं गया तो मैंने घोषणा की कि देश का पहला राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय, नेशनल मीडिया म्यूजियम, इसको हम वहाँ स्थापित करेंगे। देश में हर चीज का म्यूजियम बना हुआ है, मैरीटाइम से लेकर हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, हर विषय पर, लेकिन मीडिया का कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संग्रहालय नहीं है। आवश्यक है कि भारतीय मीडिया के इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को जो है हम एक जगह पर हम एकत्रित करें, ताकि सिर्फ माखनलाल के ही नहीं, पूरे देश भर के मीडिया छात्र जो है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पूरे राष्ट्र के जो है छात्र यहाँ आए, उनके लिए ये एक पर्यटन का केंद्र बने, एक सूचना का केंद्र बने, उनके लिए एक तीर्थ यात्रा का केंद्र बने। यहाँ जो है हम सभी टेक्नोलॉजीज को, उस जमाने के अखबारों को, और पूरे बदलते जो परिवेश है, मीडिया के जो आयाम हैं, विभिन्न आयामों को वहाँ हम प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। समय लगेगा, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि वहाँ, और एक विश्व स्तरीय स्टूडियो वहाँ बनेगा, जिसमें हमने ये भी घोषणा की है कि जल्दी ही हमारे यहाँ सामुदायिक रेडियो का व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हमारे आसपास में काफ़ी गांव हैं, गोरा गांव हैं, वहाँ हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से युवाओं के बीच में, हमारे छात्रों में जो है एक संवेदनशीलता और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का एक रुझान, ये हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हम करेंगे, जिससे विकास पत्रकारिता को जो है हम बल दे पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे और प्रयास भी सोच रखे हैं। बहुत सुंदर। सुरेश जी, हमारा आपसे सबसे अहम सवाल ये है कि एमसीयू के नोएडा कैंपस को लेकर खबरें आई कि वो कैंपस बंद होने वाला है। छात्रों ने उसे जारी रखने की मांग उठाई। एनसीआर में होने की वजह से उसका एक अलग महत्व है। क्या उस कैंपस को लेकर बीसी होने के नाते कुछ सकारात्मक पहल की उम्मीद है? देखिए, मैं आपको वस्तु स्थिति बता दूं अभी तो जबकि मेरा, जैसे मैंने कहा, सप्ताह भी नहीं हुआ पद ग्रहण किए, कार्यभार संभाले, लेकिन वहाँ कुछ कानूनी मुद्दे हैं। हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो है कानून के तहत हमारा जो कार्यक्षेत्र है वो मध्य प्रदेश तक सीमित है। तो भले उस जमाने में हमारे जो वरिष्ठ लोग रहे हैं एमसीयू के शुरुआती दिनों में, उन्होंने
इस नोएडा का एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक बने, बहुत अच्छी सोच रखी। लेकिन इसको लेकर हमें बाद में ये समस्याएं हैं कि कुछ लोग अदालत में गए जिन्होंने इस बात की चुनौती दी कि हम किस तरीके से हमारे, आप जानते हैं कि बहुत सारे एसोसिएटेड सेंटर्स हैं पूरे देश भर में, कई निजी संस्थाएं हैं जिनको हमने जो है मान्यता दी है। इनमें से तो ये सवाल उठाया गया कि मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय किस तरीके से देश भर के विश्वविद्यालयों को, देश भर के संस्थाओं को जो है वो मान्यता दे सकती है। और ये फैसला आया जिसके खिलाफ हमारे लोग भी गए, जो हमारे इस तरीके के एसोसिएटेड सेंटर्स हैं। तो एक वस्तुस्थिति हमने बना के रखा है, स्टेटस को। इसी के चलते अभी तक नोएडा कैंपस चल रहा है, लेकिन इसके भविष्य के बारे में अभी बता पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अगर नियम के अनुसार हमारा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत हम मध्य प्रदेश के बाहर केंद्र चला सकते हैं, तो अगर ये कानून का उल्लंघन होगा तब तो मैं इसमें असमर्थ होऊंगा। लेकिन अगर कानून में कहीं कोई गुंजाइश है हमें इस तरह के केंद्र चलाने का, तो मैं आश्वासन ये दिला सकता हूं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मैं इस विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर रहा हूं और मैं पिछले कई दशकों से नोएडा परिसर के साथ जुड़ा हुआ हूं। वहां मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। मेरा भी एक भावनात्मक लगाव उस परिसर से है, लेकिन हमें कानून और नियम का भी पालन करना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे विश्वविद्यालय पर और राज्य सरकार पर सवाल खड़ा हो। इसलिए हम कानून के नजरों में भी ठीक काम, कोई अवैध काम नहीं करना चाहते हैं। मैं इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से सभी तरह के प्रयास करूंगा, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम सभी को, पूर्व छात्रों को भी ये देखना है कि हमारा विश्वविद्यालय किसी कानून का जो है उल्लंघन ना करें, किसी नियम का उल्लंघन ना करें। मैं इस बारे में भी जो है बहुत मैं स्पष्ट हूं कि हमें जो है किसी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुरेश जी, चलते चलते आप हमारे एजुकेशन बीट्स के दर्शकों को एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मुझे खुशी है कि आपका जो ये संगठन है, आपका जो संस्था है, वो शिक्षा से जुड़े, समाचार शिक्षा से जुड़े जो भी मामले हैं उसको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि आज जो है, आज जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया जो है, आज इस तरह के जो जन सरोकार के मुद्दों को लेकर ज़्यादा जो है चिंतित नहीं है। उनके लिए बहुत सारी चिंताएं और है। तो ऐसे में वो सेलिब्रिटीज़ को लेकर, फिल्मी जगत को लेकर ज़्यादा चिंतित लगते हैं। जन सरोकार के विषयों को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कम चिंतित नजर आते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जो है इन सब विषयों पर भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है कि इन विषयों पर चर्चा हो, तभी जाकर जो है हम अपने देश को एक बेहतरीन, देखिए अब एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष के बाद आया है, इसको सफल बनाना है। तो इसमें शिक्षा को लेकर जागरूकता फैले, हम जो है जितना ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर सके, हमारे युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें ताकि वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। उनको हम प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग प्रदान करें ताकि वो अपना करियर जब चॉइसेस बनाते हैं तो वो एक सोच समझे हुए, ये नहीं कि झाड़ की तरह जो है बढ़े, वो जो है सोच समझकर फैसला लें। ये सब बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आपके जैसे संस्था जो है इनको मार्गदर्शन देगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।